नमस्कार। मैं जसवंत वर्मा स्वराज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान और राजव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और जो पहला टॉपिक है भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस पर डिस्कस कर रहा हूं मैं। और इसमें मैं 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से लेकर के अब तक मैंने जो है 1861 के बाद तक 1861 तक मैंने डिस्कस किया हुआ है। इस अधिनियम में अभी तक हमने ये समझे कि पहले कंपनी का पहले किस प्रकार से शासन हुआ करता था, और उसके बाद फिर जो है कंपनी पर धीरे धीरे नियंत्रण जो है ब्रिटिश सरकार का बढ़ना शुरू हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। और उसके बाद हमने यहाँ भी देखे थे इनमें कि धीरे धीरे जो है नियंत्रण की मात्रा लगातार बढ़ती चली गई और कंपनी की शक्ति जो है धीरे धीरे कम होती चली गई। और इसका जो है अंतिम जो परिणाम जो आया वहाँ था 1857 की क्रांति के बाद। तब जब कंपनी की पूरी जो सत्ता जो भारत में जो ब्रिटिश अधिपत्य वाला क्षेत्र था, उस पर उनका जो सत्ता है समाप्त कर दिया गया और उनके अधिकार वो सब कुछ सीधे छीन लिए गए ब्रिटिश ताज के द्वारा। और वहां से फिर एक नई प्रकार की शासन की व्यवस्था शुरुआत हुई जो पूरी तरह से ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में थे। या फिर कह सकते हैं कि सत्ता का जो स्रोत है भारत में, वो शुरुआत कहां से हो रही है? ब्रिटिश ताज हो रही है। और उसी आनन फानन की प्रक्रिया में, चूंकि 57 की क्रांति भी हुआ था और कई प्रकार की परिस्थितियां बनी थी उस समय ये, और उसके बाद फिर जो है हमने ये देखे थे कि 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया और उसके माध्यम से भारत में जो है सम्राट के संपूर्ण नियंत्रण सिद्धांत के अंतर्गत शासन व्यवस्था उन्होंने स्थापना किया, नियंत्रण स्थापित हो गया। अब उसके बाद हमने ये भी देखे थे कि 1861 का जो अधिनियम था, ठीक है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, उस अधिनियम के माध्यम से भारत में शासन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। साथ में ये भी उसमें यह भी बनसा रहा सरकार का कि अब धीरे धीरे जो है शासन की प्रक्रियाओं में, शासन या फिर कानून निर्माण की प्रक्रियाओं में या फिर शासन को संचालन की प्रक्रियाओं में कुछ भारतीयों को इसमें सम्मिलित किया जाए, जिससे जो है असंतोष की भावना जो 57 की क्रांति से पहले जो फैला हुआ था उसको थोड़ी थोड़ी करके ये कम किया जाए। तो ऐसी कई परिस्थितियां थी, ये सब कई बातें थे, और इसकी परिस्थितियों में ही जो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम बनाया गया। ठीक, मगर अब 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, वो अधिनियम से जो है भारत में लंबे समय तक शासन को संचालित किया गया। विशेष जो ब्रिटिश अधिपत्य जो क्षेत्र है उस पर अब शासन ताज के नाम से किया जाना है, उनके द्वारा ही किया जाना है, उनके अधीनस्थ जो अधिकारी कर्मचारी है उनके नाम से किया जाना है। तो ये बहुत लंबे समय तक शासन किया। ये कह सकते हैं कि जो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, वो अधिनियम जो है समझ लो कि ऐसी परिस्थितियों के बाद जब 57 की क्रांति हो गई है, अब उसके बाद धीरे धीरे भारत में जो है एक नई प्रकार की जो है जागरण राष्ट्रीय स्तर की है, ठीक है, एक नई प्रकार की जागरण, नई प्रकार की चेतना, नई प्रकार की सोच आ रही है, जिसमें जो है मूल विचार जो है राष्ट्रीयता का है, नेशनलिज्म का है ये। तो एक नई प्रकार की अब यहां से एक समूह और संगठन की भी शुरुआत हो रही है, जिनका संबंध जो है अब धीरे धीरे जो है वो भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग करने लगे हैं। कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों की भी वो मांग करने लगे हैं। अब कुछ वो अधिकारों की बात करते हैं ये, ठीक है। हालांकि अभी जो है वो संगठन अभी कोई बहुत अधिक शक्तिशाली है ऐसा नहीं है, मगर हाँ एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है धीरे धीरे जो है मुद्दों का जो है राष्ट्रीयकरण हो रहा है। अब इसी प्रक्रियाओं में हमने ये भी देख लेके इतिहास में अब अगर पढ़े होंगे और बेसिक्स अगर क्लियर हैं आपके, तो अब जानते हैं कि इस समय जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और उनके कई उद्देश्य है, और उन उद्देश्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान के द्वारा जो स्थापित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में जो उद्देश्य निहित थे उनमें से वो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग किया जाए और साथ में शासन व्यवस्था में भारतीयों को भी सम्मिलित होना चाहिए। ये दो ऐसे प्रमुख मांग थे जिनका संबंध जो है संवैधानिक विकास और शासन व्यवस्था का भारतीयकरण इससे जुड़ा हुआ। हालांकि इसमें और भी कई सामाजिक आर्थिक मुद्दे थे, हम उस मुद्दों पर नहीं जा रहे हैं, मगर जो है इस तरफ कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो मांग किया जाता था ब्रिटिश सरकार से, सामान्यतः यही दो प्रमुख थे। एक संवैधानिक सुधारों की मांग और दूसरा जो है प्रशासन में भारतीयों की साझेदारी बढ़ाना, भागीदारी बढ़ाना। ठीक,
तो यही जो है, अब इनके साथ साथ अब चूंकि 85 से लेकर के जो है 1885 से लेकर के जो है अभी अब हम पहुंच रहे हैं लगभग 1891 और 1892 के आसपास तक। तो इस समय की परिस्थिति इस प्रकार की है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कई संवैधानिक सुधारों की वो मांग कर रहे हैं। एक यहाँ बातें हैं, साथ में यहाँ भी हम देख चुके हैं कि 1861 के बाद से जो है अभी तक कोई विशेष और बदलाव नहीं किया गया शासन में सुधार के क्रम में। ठीक है, 1861 का 72% अधिनियम है, उसी अधिनियम से भारत अभी शासित है। ठीक है, तो स्वाभाविक है अब धीरे धीरे लोगों में एक असंतोष की भावना जो है व्याप्त हो रहा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी जो है उनको और तेज करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में जो है अब वहां पर जो है दादा भाई नौरोजी है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी है, और भी कई बड़े राजनेता तत्कालीन समय के ये सब जो है भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे हैं, और उसके अपने मांगों को मनवाने के लिए उस संवैधानिक दायरे में, उस कानूनी दायरे में, ठीक है, रह करके जो है वहां रैली निकाल रहे हैं, या फिर अनशन कर रहे हैं, या फिर पोस्टर बैनर जो भी तरीके उचित तरीके से उस कानून के दायरे में रह करके है। मगर साथ में जो है उसमें उसी कांग्रेस में जो है एक नई प्रकार की विचार का भी जन्म हुआ है। तो ये कह सकते हैं एक थोड़ा सा जो है एक सॉफ्ट जो है माइंडसेट का है, इन द सेंस उदारवादी जो है समूह हो गया, और दूसरा उसमें जो है थोड़ा सा गरम वाला समूह हो गया। तो इसलिए कहा गया नरम दल और गरम दल, मतलब अभी दोनों जो है मगर बहुत स्पष्ट रूप से अभी उसमें अलगाव नहीं है। मगर उसके बावजूद ये भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे थे। राइट, अब संवैधानिक सुधारों का मांग करना मतलब क्या कि वहां जो है कानून निर्माण की प्रक्रियाओं में, और कानून निर्माण का मतलब किनकी बात कर रहे हैं हम, जो केंद्रीय स्तर में जो विधायिका है, या फिर प्रांतीय स्तर में जो उनकी जो कार्यकारी परिषद है, विधान परिषद और कार्यकारी परिषद, इन दोनों में भारतीयों की मात्रा बढ़नी चाहिए, भारतीयों के प्रतिनिधि की बढ़नी चाहिए। स्वाभाविक की पहली मांग तो यही बताया था मैंने। और दूसरी क्या मांग है इसमें से कि वह भारतीयों को शासन व्यवस्था के संचालन में उनकी भागीदारी बढ़ाया जाए। तो लगभग यही परिस्थितियां था, लंबे समय तक सुधार को आगे बढ़ाया नहीं गया था, इसलिए असंतोष की मात्रा बढ़ भी रही थी। तो धीरे धीरे अब उस असंतोष की मात्रा को कैसे सीमित किया जाए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस पर काम किया गया। और ऐसी कई बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक परिषद अधिनियम, नई परिषद अधिनियम भारत पर शासन करने के लिए, जिनको नाम दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, तो इस अधिनियम के बारे में बेसिक्स क्या है, पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। इस अधिनियम को जो है पारित कब किया गया, 1892 में किया गया। बेसिक उद्देश्य क्या है इनके कि भारत में भारतीय जो विधान परिषद है, जो केंद्रीय और साथ में जो प्रांतीय विधान परिषद है, उनका विस्तार करना, ये उनका बेसिक पर्पस, पहला बेसिक पर्पस। इनके साथ में जो है इनका दूसरा जो महत्वपूर्ण पर्पस था, जो उद्देश्य था, वह ये था कि इस विधान परिषद की शक्ति को और बढ़ाया जाए, इनको और अधिक शक्तिशाली बनाया जाना, मतलब इनको और अधिक जो है कार्य सौंपे गए। इनके साथ साथ जो है तीसरा जो महत्वपूर्ण था इस अधिनियम का, वह था भारतीयों को जो है शासन में भाग लेने का अवसर दिया जाए। या फिर ये कह सकते हैं इस अधिनियम का प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है पहले तो यही है कि 1861 के बाद में जो है एक संवैधानिक सुधार के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया, उस कानून का नाम क्या है, हमें ध्यान में रखना है, भारत परिषद अधिनियम 1892 है। कब पारित किया गया, 1892 में पारित किया गया। अब मुख्य परीक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण क्या है इनमें, पहले मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर प्रश्न पूछते हैं तो इसके आयाम जो बनते हैं, पहला आयाम तो यही है इनकी पृष्ठभूमि। तीन परिस्थितियों में, तो पृष्ठभूमि मैंने डिस्कस कर दिया हूं, समझ में आ गया होंगे उसको आपको। ठीक है, वैसे ही दूसरा महत्वपूर्ण है इनका उद्देश्य। जो मुख्य परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा 2 नंबर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग उसमें इसी तरह के कुछ छोटे छोटे जो है उद्देश्यों को पूछे जाते हैं। ये तो उद्देश्य मैंने 3 बता दिया, वो स्पष्ट है। भारत विधान परिषद में, भारत की विधान परिषद चाहे केंद्रीय हो और चाहे वहां राज्य प्रांतीय स्तर पे हो, उनका विस्तार करना। विस्तार करने का मतलब क्या हुआ, उसमें सदस्यों को जो है और संख्या बढ़ाना। दूसरी बात है, इस विधान परिषदों को, जो केंद्रीय स्तर में विधान परिषद है और जो प्रांतीय स्तर में विधान परिषद है, उन प्रांतीय विधान परिषदों को जो है, परिषदों को जो है उनकी शक्ति को और बढ़ाना, उनकी विधायी शक्ति है उनको और बढ़ाना। ठीक है, दोनों स्तर में, केंद्र और प्रांत के स्तर में। इनके साथ साथ तीसरी जो बात उद्देश्य में क्या है कि भारतीयों को
शासन की पूरी प्रक्रियाओं में भाग लेने के अवसर को बढ़ाया जाए, ये उनका उद्देश्य हो गया। अब उसके बाद तीसरी जो बातें होती है इसमें इस मुख्य परीक्षा संबंधित हो, चाहे आप उस प्रारंभिक परीक्षा में भी तथ्यों को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां होता है इसके आयाम में, वहां होती है उनकी प्रमुख विशेषताएं। उनकी प्रमुख विशेषताएं तो क्या विशेष बातें इनमें से, ठीक, उसी विशेषताओं को भी हम समझेंगे। और उसके बाद जो है इससे संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण जो आयाम होता है वहां होता है अंतिम और जो क्रिटिकल होता है, वहां इस अधिनियम का जो है मूल्यांकन और साथ में इस अधिनियम का महत्व, इस अधिनियम का महत्व। तो मुख्य परीक्षा के लिए आयाम कौन कौन सा हो गए आपके पास में, इसमें मुख्य परीक्षा के लिए आयाम कौन कौन सा हो गए इसमें, एक तो मैंने जो बता दिया पृष्ठभूमि, भारत परिषद अधिनियम 1892 की पृष्ठभूमि, साथ में दूसरा महत्वपूर्ण आयाम क्या है इनका, उद्देश्य है, तीसरा महत्वपूर्ण आयाम क्या है इनकी विशेषताएं हैं, और चौथा महत्वपूर्ण आयाम क्या है इनका मूल्यांकन, और पांचवा महत्वपूर्ण क्या है इनका महत्व। तो ये 5 आयाम हो सकते हैं जहां से मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, राइट। तो अब इनमें जो है मैं एक सेगमेंट पहले उद्देश्य की और पृष्ठभूमि को डिस्कस कर लिया मैंने, अब उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं मैं विशेषताओं पर। विशेषताओं का मतलब यह है बहुत सामान्य भाषा में कि इनमें विशेष, इस अधिनियम में विशेष बात क्या था जो पहले के अधिनियम में नहीं थे, यही है इस अधिनियम में ऐसे क्या विशेष बातें हैं जो इसके पहले के अधिनियम में नहीं थे। इसके पहले के अधिनियम मतलब 1861 के भारत परिषद अधिनियम की हम बात कर रहे हैं। तो इस अधिनियम में जो सबसे पहली जो विशेष बातें हैं, जैसे बताया मैंने, इनकी उद्देश्य क्या है, विधान परिषदों का विस्तार करना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसमें एक प्रावधान किया गया। प्रावधान ये किया गया इसमें कि केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर जो विधान परिषद है, केंद्रीय और जो प्रांतीय स्तर पर जो विधान परिषद है, उनमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, और सदस्य किस प्रकार का, गैर सरकारी सदस्य। इस सरकारी सदस्य किस प्रकार का, गैर सरकारी, क्योंकि सदस्य उस समय विधान परिषद में जो है शासकीय सदस्य, इनसे सरकारी सदस्य हुआ करते थे, सभी सरकारी सदस्य है, अधिकारी ही है टॉप मोस्ट उनमें से, और साथ में दूसरा जो बहुत कम मात्रा में संख्या हुआ करते थे जिनकी, वो क्या थे, गैर सरकारी। तो इसमें जो है ये प्रावधान किया गया दोनों में, केंद्रीय में भी और साथ में जो है प्रांतीय विधान परिषद में, कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। संख्या बढ़ाया गया और अच्छा खासा बढ़ाया। अच्छा खासा मतलब ये है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि बहुत पहले जो विधान परिषद था 1835 के चार्टर में, उसमें तो केवल 3 और 1 4 सदस्य हुआ करते थे। फिर साथ में उसमें 2 और अन्य न्यायाधीशों को भी उसमें सम्मिलित किया गया, तो उस समय लगभग समझ लो कि 6 सदस्य हुआ करते थे विधान परिषद में। मगर बाद में हमने और देखे थे कि उसमें 6 से 12 सदस्य को और बढ़ाया गया था। 6 से लेकर के आगे जो है हमने देखे थे अलग अधिनियम में, पुराने अधिनियम में 6 से लेकर के 12 सदस्य नए जोड़े गए थे, ठीक है, 12 नए सदस्य जोड़े गए थे पुराने अधिनियम में। कब की बात करें, 1861 की बात करें उस समय। मगर अब उनकी संख्या जो है और बढ़ा रहे हैं, और संख्या में विशेष क्या है इसमें कि सब गैर सरकारी सदस्य है, ये कोई सरकारी सदस्य नहीं है। ये फैक्चुअली आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभिक परीक्षा के ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, छत्तीसगढ़ लोकसभा के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछा गया ऑलरेडी, राज्य सेवक परीक्षा में पूछा गया पीएससी के द्वारा। इनमें जो है सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया, और किस प्रकार सदस्य है, ये गैर सरकारी सदस्य है। तो इसमें नए सदस्य ग्रुप में अब यहां पर 8 से 20 नए सदस्य, ठीक है, ये फैक्चुअली ध्यान में रखना है कि इस अधिनियम में, भारत परिषद अधिनियम में 8 से 20 नए सदस्यों को सम्मिलित किया गया, जबकि इसके पहले के अधिनियम में 6 से लेकर के 12 सदस्य, नए जो सदस्य थे 6 से लेकर के 12 थे, मगर इस अधिनियम में 8 से लेकर के 20 नए सदस्यों की नियुक्ति किया गया और नियुक्ति करके उनको विस्तार कर दिया गया। ठीक, मतलब यह है कि जो बेसिक उद्देश्य क्या है, इस तरफ विधान परिषद को विस्तार करना है, उस विस्तार करने के लिए अतिरिक्त जो गैर सरकारी सदस्य है उनकी संख्या बढ़ाया गया, जिनकी संख्या 8 से 20 है। अब विस्तार तो कर दिया गया, मगर इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये था, इनमें जो भारत के संविधान के विकास के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है ये अनिवार्य कर दिया गया कि जो टोटल जो सदस्य है, नए जितने सदस्य इसमें नियुक्त किए जा रहे हैं 8 से 20, इनमें जो है कम से कम 40% जो है गैर सरकारी सदस्य
होने चाहिए। मतलब ये 8 से 20 सदस्य जो नियुक्त किए जा रहे हैं नए, उनमें से कम जो है 40% जो सदस्य है वो गैर सरकारी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इस परिषद में, जो परिषद है, इस परिषद में जो है 8 से 20 अगर नए हम गैर सरकारी सदस्य अगर मान लो जो है नियुक्त करते भी है तो भी उनकी अधिकतम संख्या कितनी बनी रहेगी? 40% बनी रहेगी। मतलब ये है कि अभी भी अगर देखा जाए तो इस परिषद में बहुमत किसका है? तो शासकीय सदस्यों का ही बहुमत है, शासकीय सदस्यों का ही बहुमत है। तो ये तो पहली क्या बात किया मैंने, इसमें विधायिका में जो है संख्या बढ़ाया गया। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे बताया मैंने जो है ये जो है इसमें नियुक्त 8 से 20 नए सदस्यों को नियुक्त किया जाना है। तो स्वाभाविक है दोनों परिषदों में, क्योंकि अभी कोई निर्वाचन का प्रावधान यहां पर नहीं है, निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं है, तो स्वाभाविक इस समय क्या होंगे? ये गवर्नर जनरल के द्वारा, ये जो गवर्नर जनरल जो है केंद्रीय स्तर में है उनके द्वारा सदस्यों का नामित किया जाएगा, मनोनयन किया जाएगा। यहां पर अभी कोई निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है। ये केंद्रीय विधान परिषद की बात कर रहे हैं जहां पर अभी कोई निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है, जिसमें जो है एक शासकीय सदस्य है और दूसरा जो है अभी उसमें जो है गैर सरकारी सदस्य, और कैसे है? मनोनीत है, कोई निर्वाचित नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था। और वैसे ही जो प्रांतीय विधान परिषद है, जो प्रांतीय विधान परिषद है, उस प्रांतीय विधान परिषद में सदस्य जो मनोनीत किए जाने हैं, वहां भी तो मनोनीत किए जाने हैं, तो उनका मनोनयन कौन करेंगे? गवर्नर। उनका मनोनयन कौन करेंगे? गवर्नर। गवर्नर जो है प्रांतीय स्तर में, और प्रांतीय स्तर में गवर्नर कहां से मनोनीत करेंगे? तो वहां जैसे कि जिला परिषद है, नगर पालिका है, विश्वविद्यालय है, ये ऐसी जो स्थानीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं जो है गवर्नर को सिफारिश करेंगे। उनके सिफारिश के अनुरूप, उनके सिफारिश पर गवर्नर जो है प्रांतीय स्तर में नए सदस्यों को मनोनीत करेंगे, नामित करेंगे। तो इस प्रकार से जो है विधायिका में संख्या भी बढ़ गया और साथ में उनका गवर्नर जनरल और साथ में प्रांतीय स्तर में गवर्नर, इनके द्वारा नॉमिनेट कर दिया गया। ये तो हो गई विधायिका से संबंधित। ठीक है, अब इसी में जो एक और बहुत महत्वपूर्ण, जो कि जैसे बताया मैंने जो है इसमें सदस्यों को जो है नामित किया जा रहा है केंद्रीय स्तर में भी गवर्नर जनरल के द्वारा और साथ में जो है प्रांतीय स्तर भी गवर्नर के द्वारा। ये इसका मतलब ये है कि जो अतिरिक्त जो सदस्य है, ये जो अतिरिक्त सदस्य जो संख्या जिनकी बढ़ाई गई है, ये संख्या जो है देखा जाए तो क्या है, ये बेसिकली जो उस परिषद में जो है जनता, उस परिषद में जो है भारतीयों का जो है प्रतिनिधित्व हो रहा है, उस परिषद में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। ठीक है, मगर ये हालांकि संख्या बहुत कम है, संख्या जो है सीमित है, मगर कम से कम जो है यहाँ पर ये नगर पालिका और जो विश्वविद्यालय और ये जो संस्थाएं हैं, इससे सलाह लेकर के किया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई निर्वाचन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, मगर ये सलाह लेकर किया जाए तो एक किस्म से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रतिनिधि के रूप में ये प्रावधान तो कम से कम इसमें है। हालांकि यहाँ पर कहीं भी जो है कोई निर्वाचन या फिर चुनाव की प्रक्रिया, ऐसा कोई शब्द का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ये इस प्रकार से जो है भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो है विधायिका को तो बहुत ठीक मात्रा में विस्तार हो गया। ठीक है, इसमें कुछ सीमित ही सही, मगर भारतीयों की संख्या जो है उनकी ठीक ठाक बढ़ गई। अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रावधान किया गया, जो भारत के संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से विशेष मायने रखता है। ये वहां ये था, जैसे वर्तमान में भारत के संविधान में, जैसे वर्तमान भारत के संविधान में ये प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, कि जो वार्षिक वित्तीय जो मामले हैं, वार्षिक वित्तीय विषय से संबंधित जो मामले हैं, उन पर बहुत गहन विचार विमर्श होगा। कहां पर? संसद में पेश किए जाएंगे, लोकसभा में पेश किए जाएंगे, राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। किनको? वार्षिक वित्तीय विवरण को, मतलब हमारी कितना आय प्राप्त हुआ, कितना हमारा जो है व्यय हुआ और किस किस प्रकार से कर लगाया जाना है, ये सब वो बातें कम बस यही जो है, ये मतलब ओवरऑल किसकी बात कर रहा हूं मैं? बजट की बात को। तो ऐसे ही जो है इस अधिनियम में जो है एक व्यवस्था किया गया, यहाँ एक प्रावधान किया गया, इनमें जो है
इनमें यह प्रावधान किया गया कि जब गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद है, ठीक है, इस परिषद को, विधान परिषद को यह अधिकार दिया गया कि जो वित्तीय विषयों से संबंधित जो मामले हैं, इन विषयों पर जो है विशेष चर्चा, बहस कहां पर? विधान परिषद में। चाहे वहां विधान परिषद में, कहां की विधान परिषद की बात करें हम? केंद्रीय विधान परिषद में। तो केंद्रीय विधान परिषद में जो है अब वार्षिक जो वित्तीय विवरण है, इनके जो वित्तीय जो व्यवस्था है पूरी, इनकी कर कितने प्राप्त हो रहे हैं, कितने कहां पर खर्च हो रहे हैं, मतलब ओवरऑल बजट की बात कर रहा हूं। तो बजट यहां पर पेश किया जाएगा, अनिवार्य रूप से जो है बजट को यहां पर अब पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा इस विधायिका में, इस विधान परिषद में। पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वर्तमान में भारत के संविधान में भी है, बजट को राष्ट्रपति की पेश करवाएगा, वैसे सेम यहां पर जो है गवर्नर जनरल के द्वारा यह प्रावधान किया जा रहा है कि गवर्नर जनरल अब इस विधान परिषद में इस वार्षिक वित्तीय विषयों से संबंधित जो मामले हैं उस पर गहन विचार विमर्श करने की व्यवस्था करेगा। साथ में यहां भी प्रश्न पूछा गया, यहां भी इस प्रावधान रखा गया कि इसमें एक प्रावधान किया गया कि जब विचार विमर्श होंगे तो स्वाभाविक है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गवर्नर जनरल के लिए इस पर प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल किस विधान परिषद में जो है जब विचार विमर्श होगा तब उस पर प्रश्न पूछने के लिए, उस प्रश्न पूछेंगे तो स्वाभाविक प्रश्न का जवाब देना ही पड़ेगा कार्यकारी परिषद को। तो स्वाभाविक है उस गवर्नर जनरल के द्वारा प्रश्न पूछने के लिए, कि जैसे वर्तमान में संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए हमारे पास नियम है, तो वैसे ही यहाँ पर नियम बनाए गए वित्तीय मामलों संबंधित प्रश्नों को पूछने के लिए, ठीक है। और यहां भी प्रावधान कर दिया गया कि प्रश्न जब पूछेंगे तो स्वाभाविक उस समय प्रश्नों को पूछ देंगे तो उसके जवाब देंगे, मगर एक बार जैसे प्रश्न पूछा गया, किसी विषय को लेकर के प्रश्न पूछा गया, तो स्वाभाविक ही अगर मान लो जवाब दिया तो ठीक, जवाब मान लो दिया उन्होंने, ठीक है, तो उसी प्रश्न से संबंधित और कोई दूसरा प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जिनको हम अनुपूरक प्रश्न कहते हैं, ये जिनको हम जो है अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। ये व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक बार प्रश्न पूछेंगे और जवाब उनका जवाब जो है वहां दे या ना दे, ये उनकी मर्जी है। ऐसे जो है इस प्रकार के नियम है इनके। तो इस प्रकार से क्या किया गया कि इस अधिनियम में जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो जोड़ा गया कि अब जो बजट से संबंधित मामले हैं इस पर विचार विमर्श हो सकते हैं। साथ में यहां भी प्रावधान किया गया कि अब वित्तीय मामलों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जैसे आपने देखे इस अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम के जो है जो विशेषता और साथ में उनके उद्देश्य और साथ में इनके महत्व तो समझ में आ गया होगा। महत्व जब बताया मैंने कि संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से इनका महत्व देखना है हमें ये। तो इस प्रकार से जो है इस अधिनियम की जो है एक आयाम बताया मैंने, पृष्ठभूमि बताया मैंने, इसका जो है उद्देश्य बताया, इनके साथ में उनकी विशेषताएं बताए और साथ में इनके महत्व संवैधानिक विकास के क्रम में मूल्यांकन करेंगे। तो इसमें कई बातें हैं, तो कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं और साथ में इसमें कुछ जो है उनकी कुछ दोष की बातें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह अधिनियम भारत परिषद अधिनियम। अब ऐसी इसके बाद जो है अब जो जिस पर मुझे डिस्कस करनी है संविधान के विकास के क्रम में, वहां अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1909। क्योंकि इसके पहले के अधिनियम मीन्स 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ये तीनों ऐसे अधिनियम है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ताज के द्वारा जो है भारतीयों के सहयोग लेने की नीति से बनाया गया है। 1861 का, 1892 का और 1909 का। तो उसमें ये दूसरा अधिनियम है। ऐसे जो तीसरा अधिनियम है उसको मैं कि अगले लेक्चर में फिर से मैं उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। ऐसी इस प्रकार से अगर मान लो आप लगातार जो है अपनी तैयारी को जो है मजबूत करने के लिए एक जो समझ के साथ में और साथ में तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए अगर हम तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से चाहे छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा की परीक्षा हो, प्रारंभिक हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो या अंतिम से सफल होने में हो, या फिर कोई और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, संघ लोक सेवा की तैयारी के लिए भी, ठीक है, उस प्रश्न का जवाब देने में आप सक्षम होंगे। और इसी उम्मीद के साथ में इस लेक्चर को प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसे ही जो है अगले लेक्चर को मैं बहुत जल्दी से आपके सामने प्रस्तुत कर पाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।